आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारी हमेशा ही ये ख्वाहिश होती है कि हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं की बातें आप तक पहुंचा सकें। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या है एक्सक्लूसिव। अपने घर बावर्ची खाने में हम सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादातर उनके छिलकों समेत करते हैं। वहीं कुछ के छिलके को बेकार बेमतलब का मानकर कूड़े में फेंक देते हैं। शायद बहुत कम अफराद को ये इल्म है कि सब्जियों और फलों के छिलके भी मुकम्मल ग़िज़ा होते हैं। जनरेशन गैप एक तरह से हाइपोथेटिकल वर्ड है। इसका मतलब है कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के बीच में थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस, ओपिनियन और सोशल वैल्यूज़ में डिफरेंसेस। नाजरीन, चलिए आगाज़ करते हैं हमारे इस आज के एपिसोड का और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। अपने घर बावर्ची खाने में हम सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादातर उनके छिलकों समेत करते हैं। वहीं कुछ के छिलके को बेकार बेमतलब का मानकर कूड़े में फेंक देते हैं। शायद बहुत कम अफराद को ये इल्म है कि सब्जियों और फलों के छिलके भी मुकम्मल ग़िज़ा होते हैं। आज हम आपको संतरों के छिलके के मुतालिक चंद अहम बातें बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको हो जाएगा छिलकों से प्यार। बहुत से फलों की तरह हम आप संतरे के छिलकों को एकदम बेकार मानकर फेंक देते हैं, लेकिन कुदरत की हर चीज अपने आप में अनगिनत फायदे समेटे हुए है। तमाम ताज़ा तरीन रिसर्च में भी बखूबी साबित हो चुका है कि बहुत सी सब्जियों और फलों के छिलके उनके गूदों से भी ज्यादा मुफीद हैं। इनमें ज्यादा मिकदार में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो जिस्मानी क़ुव्वत और इम्यून सिस्टम को उम्दा और बेहतर बनाते हैं। फल के साथ उनके छिलकों का इस्तेमाल आपके खर्च को आधा और फायदे के साथ मजे को दोगुना कर देता है। लेकिन छिलकों को इस्तेमाल में लाने की पहली शर्त उनकी खूब अच्छे से साफ सफाई है। इसलिए संतरे को पहले कुछ देर पानी में भिगो कर रखने के बाद साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें छीलें। संतरा विटामिन सी की एक बहुत ही असरदार ग़िज़ा है। सोने पे सुहागा ये है कि इसके छिलकों में इसके रस से 20% ज्यादा फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। है ना दांतों तले उंगली दबाने वाली बात। संतरे के छिलके के एक और भी ज्यादा अहम फायदे जो आपकी सेहत को एकदम दुरुस्त बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं, जैसे संतरे का छिलका कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करके दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। कैंसर से बचाव में भी ये कारगर है। इतने सारे फायदे जानने के बाद यकीनन अब आप छिलकों को कूड़े में तो नहीं फेंकेंगी और शायद सोच रही होंगी कि इन्हें इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि केक, जूस और शेक बनाने में आप संतरे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्लेवर देने के लिए ताज़े छिलकों को कद्दूकश करके सलाद, केक, शेक और जूस के ऊपर भी छिड़क सकती हैं। तो देखा आपने कि जिन छिलकों को बेकार मानकर आप कूड़े में फेंकती आई हैं, दरअसल वो अपने आप में जबरदस्त फैज़ समेटे हुए हैं, जो आपके जायके से लेकर तंदुरुस्ती तक निहायत अहम और कारगर साबित होगा। इतनी सारी मुफीद बातें जानकर हो गया ना आपको भी छिलकों से प्यार। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपका है कोई भी सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हमारे साथ जुड़ने वाली है हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट, जो हमें बताएंगी जनरेशन गैप के बारे में। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हमारे साथ जुड़ने वाली है हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट, जो आज हमें रूबरू करवाने वाली हैं हमारी जनरेशन गैप के मौजू पे। चलिए चलते हैं उनके जानिब। कविता जी, सबसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले कविता जी, हमारी ख़वातीन को ये बताइए कि ये जनरेशन गैप है क्या और इसे कैसे समझा जाए। जनरेशन गैप एक तरह से हाइपोथेटिकल वर्ड है।
इसका मतलब है कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के बीच में थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस, ओपिनियन और सोशल वैल्यूज़ में डिफरेंसेस जो कि हमें बिहेवियर के थ्रू दिखता है। एक दूसरे के थॉट्स एक अलग होते हैं। जनरेशन्स में हमारे पहले के ग्रैंड पेरेंट्स और हमारी पहले की पीढ़ी में आज की पीढ़ी में बहुत डिफरेंसेस आ चुका है थॉट्स में, उसी को जनरेशन गैप कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कविता जी आप, मगर इससे ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है दोनों जनरेशन्स में। तो यहाँ पे जहाँ पे इन वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है वहाँ पे मतभेद होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, या जिसे कहते हैं कि हम कटुता आने लगती है। जिसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि आज से 25 से 30 साल पहले पेरेंट्स और बच्चों में इतना डिफरेंस हुआ करता था कि बच्चे पापा को, अपने फादर को जवाब नहीं देते थे या उनके सामने कम बोलते थे या फिर नज़रें झुका के रखते थे। जबकि आज की डेट में जस्ट अपोजिट है। आज की डेट में हर बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत खुलकर बात करना चाहता है। और यहाँ डिफरेंस इस तरीके से आता है कि और वही पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दिया, और अगर आज बच्चा अपने फादर को अगर जस्टिफाई भी करता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो उसे बुरा मान जाते हैं या नाराज़ होते हैं। तो यही है जनरेशन गैप। जी कविता जी, तो इसकी वजह से हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? इसके जैसे कि हम समझते हैं या पेरेंट्स समझते हैं कि सिर्फ एक अंतर होता है इस बात में कि अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, यही होता है कि जहाँ पे जनरेशन गैप का पॉइंट आ जाता है। अगर पेरेंट्स ने ये सोच के रखा हुआ है कि हमारे समय में नहीं होता था बट आज के बच्चे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आने लगते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंसेस हम कई चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे पहले सब लोग बहुत जल्दी उठा करते थे, सुबह 4 या 5 बजे उठ जाया करते थे। आज के बच्चे जल्दी नहीं उठ पाते हैं। पहले फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद किया जाता था। आज की डेट में डांस नंबर्स और इस तरीके के सॉन्ग्स को, जो बहुत फास्ट सॉन्ग्स है, इन्हें पसंद किया जाता है। पहले ड्रेसिंग सेंस इंडियन ड्रेसिंग्स रहती थी। आज की डेट में वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आने लगा है। जी कविता जी, तो ये जो रिलेशनशिप में इतना गैप हो रहा है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस हैं, ये एक कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हमें इसको समझना भी होगा और हमें इसके साथ बदलना भी होगा। जैसे देखा जाए, आज से कुछ वर्षों पहले से, मतलब अभी इन बीच काफ़ी वर्षों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। जब से टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के यूजेस ज़्यादा होने लगे हैं, सोशल मीडिया जब से इतना भारी मतलब इफ़ेक्ट्स इनका ज़्यादा होने लगा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझने की बात है कि आज की डेट में हालांकि नेगेटिव है थोड़ा सा, बट इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज का लाइफस्टाइल बन गया है। और इस नेगेटिविटी को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो उनकी खुद की ही एंग्जाइटी का एक कारण बनेगा, जिसके कारण उनके और उनके बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को, तो उनके रिलेशंस में काफ़ी सुधार भी आएगा। और आज की डेट में पेरेंट्स को इन्हें समझना भी चाहिए। इसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आज की डेट में अगर पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, पेरेंट्स को भी, तो उनमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, ओपन टॉक हो कि बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या पेरेंट्स से बहुत आसानी से बता पाए, बिना डरे कि पापा या मम्मा मुझसे इस टॉपिक पे लेके, इस चीज़ को लेके नाराज़ हो सकते हैं। और पेरेंट्स भी उन बातों को प्रॉपर तरीके से समझें, बिना नाराज़ हुए, बिना गलत शब्दों का प्रयोग किए अपनी बात को समझा पाएँ। जहाँ पे वो एक दूसरे को समझा पाएंगे, वहीं पे रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तीसरी बात, इमोशनल लेवल पे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को, अगर बच्चा आपको नहीं भी बता रहा है, स्टिल आप अगर उसकी को देख रहे हैं कि थोड़ा वो खोया खोया है या मूड ठीक नहीं लग रहा है, तो आपकी अपनी इतनी इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए कि वो आपसे, आप अगर उससे थोड़ा भी पूछे तो वो आपको अपनी बातें शेयर कर पाए।
और चौथी बात मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं, आप उनके रोल मॉडल होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जैसी चीज़ों को आपको भी अगर इस जनरेशन को लेकर जो भी चेंजेस हैं इनको लेके अगर आप भी एक्सेप्टेंस रखते हैं और आप थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो आप बच्चे भी आपको प्रॉपर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट देंगे, आपका भी उतना ही सम्मान करेंगे। जी कविता जी, बिल्कुल सही जानकारी दे रही थी आप हमें, मगर मैं आपको एक वक्फे के लिए रोकना चाहूँगी। इसी के साथ नाजरीन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपका है कोई भी सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, पर अगर आपका बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो कहीं ये जनरेशन गैप तो नहीं। इस मौजू पे हमारी डॉक्टर साहिबा से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट जो हमें बता रही हैं जनरेशन गैप के बारे में। चलिए चलते हैं उनके जानिब। डॉक्टर साहिबा, आजकल देखने को मिल रहा है पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे और उनसे बात नहीं कर रहे, तो इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, आज की डेट में काफ़ी पेरेंट्स ये प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है या हमसे बहुत रूडली बिहेव करता है या बहुत जवाब देता है, और उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करते कि कहीं ना कहीं वो भी गलत है। जैसा मैंने बताया था कि डेवलपमेंटल स्टेज की लर्निंग्स रहती हैं, आप बच्चे से कैसा बिहेव करते हो, आप उनके रोल मॉडल होते हो, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो या आप उनके सामने कैसा बिहेवियर कर रहे हो, आप उनको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जहाँ पे आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, जहाँ आप नहीं समझेंगे, वहाँ पे रिलेशंस में आपके दूरियाँ आने लगेंगी और कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन बच्चे का अपने पेरेंट्स पे ही निकलता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉन्ड होता है काफ़ी रिलेशन में। उसे अगर किसी भी तरीके की फ्रीडम चाहिए या कुछ भी होता है तो उन्हें परमिशन लेनी होती है और पेरेंट्स बातों को समझने की जगह कई बार उनको गलत जवाब दे देते हैं या फिर मना कर देते। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि बेटर होगा कि क्या सही है को ज़्यादा तवज्जो दें, कौन सही है की बजाय। तो अगर ये पेरेंट्स के लिए ये क्लियर होगा कि इसने बच्चे ने जो बात कही है वो सही है, तो पेरेंट्स को उसको मान भी लेना चाहिए, जिससे कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी सुधार होगा आप लोगों के रिलेशन में। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अक्सर ये देखा गया है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़बान दराजी करते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स उन पर हाथ उठा देते हैं। तो क्या ये एक्शन ठीक है उनके लिए या कोई और सल्यूशन है इसका? आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चे पे हाथ उठाना बिल्कुल किसी भी बात का सल्यूशन नहीं होता है। हाथ उठाने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे के बीच में दूरियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो डेवलप हो चुका है, मैं की फीलिंग्स उसके अंदर आ चुकी है, और अब अगर आप उन पे हाथ उठाते तो कहीं ना कहीं ये भी डिफरेंसेस आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और हाथ उठाना किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। बेटर है कि बच्चा क्या डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है, उस चीज़ को आप समझे बजाय उससे बहस करने के। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा मुझे थोड़े टाइम के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा सोच के बताती हूँ, या मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं आपको इसका जो आंसर देती हूँ कि हमें क्या करना है इसके बारे में। अगर बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे जाना है कहीं पे, तो पेरेंट्स ये कह सकते हैं, अगर वो उस टाइम नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे बहस करना या आर्गुमेंट करने के बजाय वो ये कह सकते हैं कि मैं आपको सोच के बताती हूँ थोड़ी देर में। तो ये मेरे ख्याल से बेटर वे होगा बजाय आप हाथ उठाएं। इसके कारण बच्चा ना आपसे ज़बान लड़ाएगा, ना आपको गलत जवाब देगा, और आपका जो इमेज है वो नॉर्मल बच्चे की नज़रों में रहेगी। नाजरीन इसी के साथ हम शामिल करने वाले हैं एक क्वेरी जो कि हमारी रेहाना की है, जो कानपुर से हैं। उनकी ये शिकायत है कि उनका बच्चा 8 साल का है और वो बेड वेटिंग करता है, उससे वो काफ़ी टेंशनाइज्ड हैं। तो ये जानना चाहती हैं। कविता जी बताइए इस बारे में। सबसे पहले आप उसकी डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में थोड़ा सा सोचिए। क्या आपने उसको स्टार्टिंग में टॉयलेट ट्रेनिंग जब दे रहे थे तब हमने उसे ज़्यादा डराते थे या ज़बरदस्ती उसको पॉटी पॉट पे बिठाते थे, जिसके कारण बच्चे के अंदर डर आ गया है, या फिर अगर वॉशरूम में जाने के नाम से वो डरता है क्या कि बच्चे के अंदर इस चीज़ को लेके डर है कि वॉशरूम में कभी बोला हो कि हम आपको बंद कर देंगे इसमें टॉयलेट में। तो ये भी हो सकता है कि वो रात के टाइम इन चीज़ों को अवॉइड करता हो।
दूसरी बात, कोई फिज़िकल या मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप किसी डॉक्टर से, अगर फिजिशियन से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं तो शायद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। और अगर फाइनली आपको सब तरह से क्लियर हो जाए कि अगर ये सब भी रीज़न नहीं है, तो बेहतर होगा आप किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। उनके पास कुछ मेडिसिन या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि जिसे हम बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बच्चा धीरे धीरे उससे बेड वेटिंग करना कम कर देगा और एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा। मैम, आपने हमें दी बेहद बेशकीमती जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ हमारी ख़वातीन को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरह ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं और आप इसे दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं याद दिला दूं कि अगर आपका है कोई सवाल तो हमारे एक्सपर्ट्स देंगे उसका जवाब। आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ कहने वाली हूँ अलविदा। रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।